हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर कलिया तुम्हें कर न सके सलाम। है दिल में रही कई बार जल्दी से चुरा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। वक्त के साथ हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और तस्वीरें भी बदलती हैं। अब मैं जिस पुलिया पर बैठा हुआ हूँ, ये पुलिया आज से 17 साल पहले यहाँ पर पाइप पुलिया हुआ करती थी और ये सड़कें जो है वो कच्ची हुआ करती थी। आज यहाँ बड़ा सा पुल बन गया है और सड़कें जो है वो पक्की बन गई है। हालात बदल गए हैं, समय बदल गया है, पर कुछ दर्द जो है वो इस पुलिया से जो जुड़ी हुई दर्द है वो अब तक शायद लोगों के मन में, लोगों के जहन में आज भी वैसे ही जिंदा है। 17 साल पहले इसी पुलिया से एक दर्द की कहानी शुरू हुई थी और आज 17 साल बीत जाने के बाद भी 13 परिवारों के मन में वो दर्द आज भी जिंदा है। दरअसल आज से ठीक 17 साल पहले यानी 2005 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ था इसी पुलिया पर। यहाँ पर एक पाइप पुलिया था और इस पुलिया के नीचे में एक आईडी लगाया गया था, बम लगाया गया था नक्सलियों के द्वारा। ये जो बम ब्लास्ट था, इस बम ब्लास्ट में 13 निर्दोष लोग मारे गए थे। दरअसल शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार में कांकेर जिले के कोलीबिरा ब्लॉक के संगम में साप्ताहिक बाजार लगता है। उसी बाजार में गश्त के लिए पुलिस पहुंची हुई थी और नक्सलियों ने पुलिस को बाजार में आते हुए देखा तो उनको लगा होगा कि जब शाम को वो गश्त करके लौटेंगे तो इसी रास्ते से होकर लौटेंगे और उन्होंने इसी ताक में यहाँ पर आईडी प्लान किया। पर दुर्भाग्यवश उस कमांडर जीप में पुलिस की जगह पे आम नागरिक बैठ गए थे जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, दुकान लगाने के लिए आते थे हाट बाजारों में। हाट बाजार के व्यापारी जैसे ही उस जीप में बैठे, शाम का वक्त था और गाड़ी जो है वो रवाना हुई पखांजूर के लिए। पखांजूर के लिए रवाना हुई और महज कुछ ही दूर पहुंची थी। जैसे ही इस पुलिया पर पहुंची तो नक्सलियों को लगा कि पुलिस बल के जवान जो है उस पर सवार होंगे। चूंकि उस समय मोबाइल नेटवर्क नहीं था और कनेक्टिविटी की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, तो नक्सलियों के पास जो जानकारियों का अभाव था, उसी अभाव के चलते नक्सलियों ने यहाँ पर जब कमांडर जीप पहुंची तब उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और जिसमें 13 व्यापारी जो है वो मारे गए और 3 जो व्यापारी और एक ड्राइवर, 2 व्यापारी और एक ड्राइवर था, वो किसी तरीके से बचकर यहाँ से निकले। शाम का वक्त था, शाम के वक्त में यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लोगों के जो अंग थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे, पेड़ों पे लटके पड़े थे, पेट की अंतड़ियां बाहर निकल गई थी। बहुत ही भयावह और दर्दनाक दृश्य था। आज 17 साल बाद भी लोगों के जहन में और यहाँ के आसपास के लोगों के जहन में वो तस्वीरें, वो दर्दनाक पल आज भी कैद हैं। दरअसल नक्सली और पुलिस मुठभेड़ हमेशा ही होते रहते हैं और ऐसे नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में कभी आम नागरिक क्रॉस फायरिंग में मरे जाते हैं तो कभी ऐसे ही भूलवश जो है वो नक्सलियों के द्वारा जब ब्लास्ट किया जाता है या गोलियां चलाई जाती है तो आम लोग भी मरते हैं। हालांकि नक्सलियों ने बाद में इसके लिए खेद जताया और अपनी गलती भी मानी और पास के गांव में जाके खबर भी किया कि अगर आप लोगों में से कोई उनको बचा सकता है तो आप लोग जाइए, उनको बचा लीजिए। हमारे द्वारा इस प्रकार की गलती हो गई है, हमने गलती से पुलिस बल के गाड़ी को समझ के आम पब्लिक का, जो आम नागरिक है, व्यापारी है, उनका गाड़ी को उड़ा दिया है, तो आप लोग जाइए और उनको बचाइए। परंतु उस टाइम, उस वक्त जो स्थिति थी वो इतनी भयावह थी, लोग इतने डरे हुए थे कि कोई यहाँ पर रात को आने को तैयार नहीं था और तड़पते हुए उन 13 लोगों ने रात भर में अपनी जान दे दी। जब सुबह यहाँ लोग पहुंचे
तो स्थिति को देखकर सबके होश उड़ गए, सब जो है वो और डर सहम गए। 13 परिवार, हालांकि सरकार ने उनको बाद में नौकरियां दी, रहने के लिए घर दिए, प्लॉट दिए, पर आज भी उन लोगों के दर्द पे मरहम नहीं लग पाया है। आज भी वो जख्म कहीं ना कहीं जिंदा है। और इसी के ठीक 1 साल बाद नक्सली द्वारा महाराष्ट्र में एक ऐसे बम ब्लास्ट और किया जाता है जिसमें 12 लोग और मारे जाते हैं जो बाराती होते हैं। इस प्रकार से नक्सलियों के गलतियों के कारण आज परलकोट ने अपने 13 निर्दोष लोगों को 13 और 12 कुल मिला के 25 निर्दोष लोगों को खो दिया है। और 25 लोगों के परिवार आज भी उस दर्द से गुजर रहे हैं। और कई माँ ने अपने लाडले बेटे को खोया तो किसी बेटे बेटी ने अपने बाप को खोया। आज की इस दर्दनाक कहानी का मुख्य हिस्सा ये पुलिया है। इसलिए आज हम जो भी बातें कर रहे हैं इस पुलिया पे बैठ के कर रहे हैं और पुलिया पर बैठकर उस दर्दनाक पल को, उस दर्दनाक हादसे को भी याद कर रहे हैं जिसका दर्द आज 13 परिवार के लोगों ने आज से ठीक यहाँ पर 17 साल पहले झेला था। हमारे साथ संगम के ही यहाँ पर देवव्रत मंडल जी है जो यहाँ के चश्मदीद है, जो सुबह यहाँ पहुँचे थे और यहाँ से संगम महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। देवव्रत जी, उस दिन कैसा दिन था और किस तरीके से आपने देखा कि व्यापारी लोग वहाँ से जो आपके घर के सामने से ही जो है जीप में बैठे थे और उसके बाद क्या हुआ था, आप थोड़ा बताएंगे हमको। करीबन शाम 6-7 बजे का टाइम था। तो जीप में सब बैठे थे, हमारे पीछे ही जो पान वान बेचते हैं सब व्यापारी वाले थे। तो उन लोग पहुंच के निकले यहाँ से। निकालने के साथ साथ करीबन 6-7 बजे का टाइम था। आया 7 बजे ही एक आवाज आया, हम सब बाहर ही खड़े थे। बस उससे 20 मिनट बाद ही गाड़ी एक रिटर्न गया। हाँ, रिटर्न जाने के बाद हम उससे पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो वो कुछ नहीं बोल पाया, मतलब वो डर गया। डरा था। हाँ, वो डरा था, जो पीछे गाड़ी था वो डर गया, डर के मारे वो चला गया। तो हम लोगों को पता चल गया कुछ हादसा हुआ है वहाँ पे। तो हम तो रात को और आए नहीं वहाँ से। तो सुबह जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद देखे कि यहाँ पे किसी का आधा शव यहाँ पे पड़ा है, किसी का वहाँ पे पड़ा है, मतलब पूरा चारों तरफ बिखरा हुआ था, मतलब देखने लायक नहीं था। ऐसा टाइप का बहुत भयावह, मतलब किसी का तो पूरा अंदर का निकला हुआ यही रोड में पड़ा हुआ था, मतलब इस तरफ पड़ा हुआ, इस तरफ पड़ा हुआ, दोनों तरफ ऐसे पड़ा हुआ था। किसी का पैर पे लटका हुआ था। यहाँ पर एक पेड़ हुआ था। हाँ, यहाँ पे जस्ट यहीं पे एक पेड़ था, सूखा वाला पेड़ था, पेड़ पे लटका हुआ था। तो ये देखे, आके देखने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर गांव वाले सुबह ही पहुंचे। हाँ, सब सुबह ही पहुंचे थे। सब व्यापारी थे वहाँ। सब व्यापारी थे। तो इस घटना के बाद जो हालात थे यहाँ के, वो कैसा था? नक्सलियों ने क्या अपनी गलती मानी थी कि हमसे? हाँ, उसने गलती मानी थी कि हमसे गलती हो गया है। हम सुने हैं, अब तो हमको पता नहीं है, तो हमारा भी सुनने वाला बात है कि ऐसा ऐसा हो गया, गलती से हो गया है। और यहाँ से पास में एक गांव है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ से जो जीवित बचे थे 3 लोग, वो यहाँ से मतलब उसमें से एक जो है वो यहाँ से रेंगते हुए घुटने के बल जो है वो पहुंचा था। हाँ, पहुंचा था। यहाँ से पास में 44 नंबर गांव है। जो पारा है 44 नंबर का, वहाँ पे पहुंचने के बाद उसको पानी वानी पिलाया गया है। तो यहाँ चीजें पूरे बिखरी हुई थी, बहुत भयानक मतलब दृश्य था यहाँ पे। लगभग 13 लोग जो मारे गए थे और सुबह तक कोई जिंदा बचा था उसमें? नहीं, कोई भी जिंदा नहीं था। कोई भी कि उस दुर्घटना के बाद उसमें से एक व्यक्ति जो जिंदा बचा था, वो जिंदा व्यक्ति इसी पास के गांव में रात को घुटने के बल रेंगते हुए यहाँ तक पहुंचा था। और हम आज उसी घर में जा रहे हैं और वहाँ जाकर कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर उस रात को क्या हुआ था और किस तरीके से वो व्यक्ति जो जिंदा बचा था वो यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद क्या हुआ था। तो हम अभी जा रहे हैं शुक्र सरकार जी के घर, जो हमें शायद उस दिन की बाकी बात बताए। उस रात को जब ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद वहाँ पहुँचने वाले से पहले उसी रात को ही पहुँचे थे चश्मदीद जो है हमारे साथ सुखरंजन सरकार जी है, 44 के। वो बताएंगे हमको कि क्या आखिर उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर देखा था। सुखरंजन जी, आप जब वहाँ पर पहुँचे थे, जब अब ब्लास्ट हुआ तब आपके यहाँ पर आवाज आई थी? जी हाँ, वो करीबन
वो दिन शुक्रवार का दिन था। लगभग 8 बजे जैसे बहुत धमाका आवाज मिला। आवाज मिलने के बाद हम लोग को उतना पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके पश्चात वही ब्लास्ट के कोई लोग हमारे रिश्तेदार लगते हैं हमारे गांव में आके, मैं उस समय गांव के मुखिया था, तो मेरे को बोले क्या कोई दूसरे लोग आके बताए कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार लोग वहाँ बुला रहे हैं। तो मैं गया, जाने के बाद पता चला कि बम ब्लास्ट में उसका कुछ क्षति हो गया, वहाँ आके बैठे। फिर आपको उन्होंने ये बताया कि वहाँ जाके कोई बचा सके तो बचा लो करके, तो आप हाँ, गए हाँ, थे हाँ। वहाँ पर? उसने क्या बोले, मेरा ससुर भी गाड़ी में था, तो आप लोग थोड़ा जाओ। तो हम लोग एक डब्बा पानी लिए साथ में और गए। जाने के बाद वहाँ जो हादसा देखा तो हम लोग को तो होश उड़ गए। उड़ने के बाद क्या किए, वहाँ पर एक जिंदा था, उसको कंधा में लेते हुए फिर घर वापस आए। वो आदमी हाँ, हम लोग अकेला नहीं गया, 7-8 आदमी 7 आदमी गए थे। तो वहाँ जब आप पहुंचे थे क्या परिस्थिति थी? लोग बोलते वहाँ एक पेड़ भी था, उसके ऊपर जो है वो किसी के आंतरी लटके हुए थे, तो किसी के पैर लटका हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वहाँ का हादसा जो है मैं बोले थे ना, वहाँ जाने के बाद हम लोग को होश उड़ गए। जैसे एक सूखा झाड़ था, उस समय तो रात को तो पता नहीं चला, उस समय शायद उसको देख के हमको होश उड़ गया, उसको लेके चले आए। तो फिर सुबह जब पुलिस वाले पहुंचे, 8-9 बजे पहुंचे थे, तो जाने के बाद देखा क्या वहाँ का जो झाड़ का ऊपर भी उसका टांग उंग क्या नाड़ी उड़ी पूरा फंसा था वहाँ। फंसा था। तो बहुत परिस्थिति जो है वो देखने बहुत दिक्कत, बहुत परिस्थिति खराब था। और देखते हुए हम लोग को पूरा होश उड़ गए। एक जन को तो पूरा पीछे से दौड़ दिया उल्टा घर तरफ। तो आप सोच सकते हैं कि ब्लास्ट जो था वो कितना जबरदस्त था, और उसके ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर जो है लोगों की जो आंतरिया है, जो टांग है, कई अंग है, वो सूखे पेड़ के ऊपर जो है वो अटका हुआ था। हालांकि सुखरंजन जी ने यहाँ पर और साथ में उनके जो साथी थे उन्होंने मानवता का मिसाल यहाँ पर पेश किया है, और रात को किसी चीज़ का डर नहीं करते हुए अपना जान जोखिम में डालकर भी वहाँ पहुँचे, और उसमें से एक साथी जो वहाँ पर जिंदा थे, एक व्यापारी जो वहाँ पर जिंदा था, उनको अपने कंधे पे लाद कर ले आए और उनकी जान बचाई। वाकई सुखरंजन जी जैसे लोगों की समाज को भी ज़रूरत है, और ऐसे साहसी लोगों की भी ज़रूरत है जो मानवता की मिसाल पेश करते हैं। 17 लोग उस जीप में सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग जो है वो वहां से बच निकले। 4 व्यापारी बचकर आज जिंदा है। दुर्घटना और विस्फोट इतनी भयंकर थी कि लोगों के रूह तक कांप गए। उस मंजर को, उस पल को आज जब भी लोग याद करते हैं तो आज भी वो सिहर उठते हैं। उसी दुर्घटना से, उसी विस्फोट से, उसी हादसे से बचे आज एक व्यापारी हमारे साथ है, जो उस पूरे दर्दनाक पल को शायद हमसे ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है, सबसे पहले बताएंगे? शुभ, मेरा नाम है नारायण शाह। और आप यहाँ पर जूता का व्यापार करते हैं? जूता का व्यापार करता हूँ। तो पहले क्या हम हाट बाजार करते थे, तो बाजार जो जाते थे, हाट बाजार जहाँ लगते थे वहीं पर जाता था। तो उस दिन क्या हुआ था और किस तरीके से वो दुर्घटना जो है वो हुई थी, वो हादसा किस तरीके से हुआ था, थोड़ा सा आप हमको बताएंगे? एक्चुअली कि सुबह जब हम लोग बाजार गए, चलो दूसरे गाड़ी में गए थे, एक पिकअप वैन था, उसमें गए। कपड़ा व्यापारी का गाड़ी था। तो जो कमांडर में हादसा हुआ, वो कमांडर एक्चुअली 11 नंबर का था। तो जो पान व्यापारी है उन लोग जाते थे उसमें। तो वापसी में आने के टाइम पुलिस वाले गए उसमें, फिर आने के टाइम पिकअप वैन में चले गए उन लोग। जब पुलिस वाले जब यहाँ से गए थे पखानजूर से, तब वो कमांडर जीप में ही गए थे? हाँ, उन लोग जीप में गए थे, उन लोग फॉलो किया हाँ। होगा। तो गाड़ी उन लोग चेंज कर दिया, और रूट भी चेंज कर दिया। रूट भी चेंज कर दिया। हाँ, रूट भी चेंज कर दिया। और उसके बाद उस कमांडर में आप लोग सवार हुए, जो वहाँ के व्यापारी थे? हाँ, जो हाट बाजार में व्यापार करते थे? हाँ, व्यापार करते थे। हाँ। सब व्यापारी सब सवार थे उसमें। उसके बाद क्या हुआ जब आप वहाँ से निकले, उस बाजार से निकले, तब क्या हुआ? वहां से हम लोग निकले करीबन 6:45 बजे निकले, शाम को।
बाजार खत्म हो चुका था 7 बजे ऐसे कुछ था टाइम। तो आधा रास्ता आने के बाद 2-3 व्यक्ति वह रास्ते के बगल में खड़े थे, तो उन्होंने हाथ भी मारा है, गाड़ी रुकाने का कोशिश भी करे, तो व्यापारी था इसीलिए उन्होंने गाड़ी रुकाया नहीं, ड्राइवर ने रुकाया नहीं गाड़ी। तो हम लोग चले आए, तो जहां कांड हुआ वहां ब्रैकेट था, मतलब पुलिया, हाँ, पाइप पुलिया था तब। हाँ, पाइप पुलिया था, और जो सड़क था वो गिट्टी नुमा था। हाँ गिट्टी हुआ था। तो अभी तो गाड़ी तो रुकाना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट उन लोग बना दिए थे, ब्रैकेट बना दिया, गाड़ी बम्पर तो तक रुकाना- बना दिए थे। हाँ। हाँ, जैसा सामने चक्का आगे चला गया उसी टाइम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद आपने क्या देखा? वहाँ सब चीख पुकार ऐसे ही चल रहा था, कोई बचाओ बचाओ ऐसा कुछ, बट देख नहीं सकता, अंधेरा था, आपको खाली सुनाई दिया बचाओ बचाओ, ऐसा ही आवाज आने लगा। उसमें कितने लोग सवार थे? उसमें 17 लोग थे। 17 लोग सवार थे। और उसके बाद आप घर कैसे पहुंचे? आप जिंदा उसमें से कैसे बच गए? एक्चुअली के मैं होश में था, तो मैंने वहाँ सड़क के ऊपर लेटे हुए थे, बहुत दर्द था, तो लेटे हुए थे। तो ये 43 नंबर के 4 व्यक्ति बाजार से आ रहे थे साइकिल में। तो 2-4 व्यक्ति ने देखा पूरा दृश्य को, देखने के बाद जो 3 था वो चले गए देखते ही, और एक आदमी वहां देख रहा था पूरा कैसा क्या हुआ, देख रहा था। तो साइकिल में जब जा रहा था वो, तो मैं उनके साइकिल के पीछे कड़ियर जो स्टैंड है वो पकड़ लिया मैंने। तो मेरे तो पीछे देखा, तो बोला क्या हो गया? अब मैं बोला उनको सामने में 44 नंबर है, मेरा जीजा घर है, तो आप थोड़ा मेरे को वहां छोड़ दो। तो बोलते हैं यहाँ से तो 44 तो बहुत दूर है और घूम के जाना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, पारा है सामने में, पारा में चलो, वहां तक आपको छोड़ देता मैं वहां। तो चलो ठीक है। फिर के साथ आए, फिर वहां छोड़ दिए। फिर वो घर वाले ने खबर दिया मेरे जीजा का वहां, फिर उन लोग 20-25 आदमी आए, गाँव वाले आके देखा, तो मेरा ससुर भी था वो गाड़ी में, तो बोले चलो देखते हैं कौन कौन जिंदा है, उन लोग को तो कम से कम देखे बचा लेते हैं। तो उन लोग आगे देखे 2-3 आदमी जिंदा था, तो उन्हीं लोग को लाए, बाकी वो गांव में डॉक्टर वोक्टर दिखाया, ट्रीटमेंट किया रात को। आप आज उस पल को जब याद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? एक्चुअली जो है वो दृश्य याद आने से खुद को भयानक दर्द महसूस। কিরাম লাগে আমি তো পেট ধরে করতে পারি না। পয়সায় কি করব? ওই ছেলে গেছে, ছেলে দূরের থেকে পড়ে, ছেলেও কথাবার্তা কয় না, ছেলে বেহুশ হয়ে গেছে। সবাই মিলা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, আমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, নিয়ে এসে তারপর ওই ডুমরতলা নিয়ে গেছে। उस बात का तो दुख बहुत है, अब उसको तो बताया जा नहीं सकता, अब एक्सप्लेन कैसे करें उसको। बस देखो, भूल स्वीकार करने से कुछ नहीं होता है, आपको करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, चीज़ को देखना चाहिए। अब बाद में भूल स्वीकार करने से क्या होता है, जिनका जाता है उनको पता है, चाहे दुनिया में किसी का भी उनमें हादसा हो जाए, नहीं तो भूल स्वीकार करने से कुछ नहीं होता। उसका गलती किए हो तो गलती किए हो, अब भूल स्वीकार करने से उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलने वाला है नहीं। 16 साल पहले इस गांव में भी एक दर्द की कहानी शुरू हुई थी और नक्सलियों की एक भूल का खामियाजा यहाँ के 12 परिवारों को चुकाना पड़ा। दरअसल इस गांव में एक शादी थी और उस गांव के बाराती के तौर पर यहाँ से लोग महाराष्ट्र गए हुए थे। जब वो बाराती गाड़ियां महाराष्ट्र से लौट रही थी, तब नक्सलियों ने
उन्हें जवानों का गाड़ी समझ के बम विस्फोट से उड़ा दिया। सब रोड के साइड में 100 कम से कम 50 मीटर दूर तक भी फैला था। गाड़ी कम से कम 20 फीट ऊपर तक पहुंच गया था, जहां उसको गामछा, लुंगी, पैंट जो भी था फाड़ फोड़ के ऊपर में झाड़ में उसका कुछ शरीर का अंग वहाँ भी फंसा हुआ था 20 फीट ऊपर कम से कम। तो कापसिनापा खमजोरपुर नेताजी का गाड़ी है, वो बोला था कौन मंत्री का मीटिंग था वहाँ पर, वो मीटिंग का कोई साहेब होगा, इसलिए गलती से उड़ा दिया, पता चला। पहुंची तो रात 8 बज गया, बड़ो ट्रक में आए थे, कैसे पहुंचे में हमको देखा भी नहीं। মানা করছিলাম যে ওগো বাড়িতে গেলে তোমার ধরবে, তুমি এই রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাও। উনি কি করছে, ওই রাস্তা দিয়ে জানে ওগো বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে, পরে ধরছে ওরা, তোমার আজকে ঘুরতে গেতে যাওয়াই লাগবে না, তোমার আমাদের সাথে বড়াতে যাওয়াই লাগবে, না গেলে দাদা হবে না, তুমি মাতুব্বার, তুমি সবকিছু জানো, তুমি না গেলে হবেই না। সে কি করছে, ওই বাড়িতে ধুরি থুইয়া বাড়ি চলে এসে, আমার না গেলে হবে না, যাই এসে নদীতে স্নান টান করে জামা কাপড় পরে বের গুছাইছে, ওই বাড়িতে ভাত খেয়ে খাইয়েছে, বুঝলো, ভাত টাত খাইয়েছে, তোমার যাওয়াই লাগবে যাওয়াই লাগবে। তা মানা করছি যাওয়া লাগবে না, নকশালে দিয়া কোন তো হবে তা না, না আরে রাত্রিবেলা আমরা বাইরে হবো না তো, আমরা সকালে চলে আসবো, বুঝলো। সেইভাবে কথাবার্তা করে বাড়িতে গেছে, আমার 1 সেট জামা দাও, আমার এই 1000 টাকা দাও, গাড়ি ভাড়া লাগতে পারে, কোনো অসুবিধায় লাগতে পারে, বুঝলো। সেইভাবে আমরা পয়সা টয়সা দিছি। তারপর চলে গেছে বরযাত্রী, মানা করলে শোনে নাই, কি করবে। আরে আমরা তো উড়ে উড়ে শুনছি, মাসি কয় কি বরযাত্রী গাড়ি উড়ে গেছে, বরযাত্রী গাড়ি উড়ে গেছে। কোন জায়গায় বরযাত্রী গাড়ি উঠছে কে জানে, আমাকে তো কয়ে গেছে আমরা রাত্রির বাইরে হবো না, সকালে আসবো, সেরকম ভাবে কয়ে গেছে। আর সে তো অবুঝ না, সে বুদ্ধিমান মানুষ, সব করে বুদ্ধিমান মানুষ যে করে গেছে, বুঝলো। তো যাইয়ে সেই ওই ওরাই ওই ঘটনা ঘটে। পিঠে পলি যদি থাকতো না তাহলে এই ঝামেলা হইতো না, এই কাসাম ছুটে রাস্তায় সেই ঝামেলাটা বাড়ছে। तस्वीर को हाथों में थामे 16 साल पहले जो घटना हुई थी, उस घटना को याद करते हुए आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती दे जी हमारे साथ अभी है और वो हाथों में जो तस्वीर थामे हुए है, दरअसल ये उनके पति हैं और वे स्वयं हैं। वो अभी भी उस पल को याद करती है जब 16 साल पहले विस्फोट में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। नक्सलियों के एक भूल ने आज इस तस्वीर को उनके हाथों में थमा दिया है और आज उनको गम भी है और अफसोस भी है उस घटना का। काश वो घटना उस दिन नहीं हुआ होता, काश नक्सलियों ने वो गलती नहीं की होती, तो आज इस तस्वीर के स्थान पर उनके पति उनके साथ खड़े होते। वक्त भले ही बीत गया हो और जख्म पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने कई पहल भी किए हो, पर आज भी आरती दे जैसे कई और लगभग 25 परिवारों के जख्म आज भी जिंदा है और इस तरीके से इंसान की जगह पे तस्वीरों को हाथों में ले उस पल को याद करके अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बस्तर में अब शांति की आवश्यकता है ताकि ऐसे परिवार और ऐसे ही आरती दे जैसे कई और अपने आंखों से आंसू न बहाए, उनका परिवार उनके साथ में रहे और समय से पहले किसी को अपना जान ना गंवाना पड़े और तस्वीर के साथ ऐसे ही बैठकर उन पलों को याद करके गमगीन ना होना पड़े।